16 जुलाई 1945 न्यू मैक्सिको के एक सुनसान से डेजर्ट में दुनिया के पहले एटॉमिक बॉम्ब का टेस्ट हुआ और उस दहला देने वाले मोमेंट को देखकर ओपनहाइमर ने बोला, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। लेकिन क्या आप जानते हो, ये लाइन किसी अमेरिकन साइंटिस्ट की नहीं थी। ये लाइन ली गई थी हमारे भागवत गीता से। मतलब हजारों साल पहले लिखी गई एक इंडियन स्क्रिप्चर इस टेक्नोलॉजी को पहले ही डिस्क्राइब कर चुकी थी, जिसे 80 साल के बाद टेस्ट किया गया। आपको क्या लगता है, ये कोइंसिडेंस था या फिर एक साइलेंट प्रूफ? एक प्रूफ कि जिस चीज को हम आज माइथोलॉजी मान रहे हैं, क्या पता वो एक लॉस्ट साइंस हो। एक साइंस जिसके बेस पर हमारे पास पुष्पक विमान था जो उड़ता था, ब्रह्मास्त्र था जो सब कुछ जलाकर राख कर देता था, संजय था जो बिना बैटलफील्ड जाए वॉर को दूर से देख सकता था। क्या ये सब सिर्फ इमेजिनेशन था, कहानियां थी, या फिर कुछ और? इस वीडियो में हम इन्हीं क्यूरियस एंड सुपर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने की कोशिश करेंगे और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि क्या इंडिया के पास सच में ऐसी टेक्नोलॉजीज थी जो आज भी दुनिया की समझ के बाहर है, और अगर सच में थी तो हमने उसे कैसे खो दिया। ट्रस्ट मी गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपका बिलीफ सिस्टम हिल जाए, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। इस टॉपिक को और अच्छे तरीके से समझने के लिए इसको हम 3 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें से सबसे पहला है क्लूज फ्रॉम एंशिएंट साइट्स। यानी पहले हम उन क्लूज की बात कर लेते हैं जो फिजिकली अभी एग्जिस्ट भी करते हैं। जैसे अब दिल्ली के मेहरौली के कुतुब कॉम्प्लेक्स को ही देख लो। इस आयरन कॉम्प्लेक्स को चंद्रगुप्त II ने अराउंड 400 CE में बनवाया था, लेकिन ये आयरन पिलर जितना नॉर्मल दिखता है उतना है नहीं। लगभग 1600 साल पहले बनाए गए इस आयरन पिलर को आज तक जंग ही नहीं लगी, और इसका रीजन सिर्फ एक है। उस वक्त में इस आयरन पिलर को 99% आयरन से बनाया गया था, और उसी के साथ इसमें फास्फोरस कंटेंट को भी हाई मात्रा में मिला दिया गया था, जिसकी वजह से इस आयरन पिलर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गई, और इसी रीजन की वजह से आज तक इस पिलर को कोई जंग नहीं छू पाई। लेकिन ऐसी एडवांस मेटलर्जी उन दिनों में होना किसी अजूबे से कम नहीं है। अब आते हैं क्लूज के दूसरे एग्जांपल पर, यानी हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन। मैं सच बताऊं, इनकी प्लानिंग के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मैं देख रहा हूं कि आज भी इतनी एडवांस प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। इनके पास ग्रिड बेस्ड सिटी प्लानिंग थी, अंडरग्राउंड ड्रेनेज था, पब्लिक बाथ्स थे, और उस वक्त में स्टैंडर्ड ब्रिक्स यूज किए गए थे। और पता है आपको ये कब की बात हो रही है? ये 2600 BCE की बात हो रही है। और इससे भी एक अमेजिंग बात बताता हूँ। मोहनजोदारो जो 2500 BCE के आसपास का माना जाता है, उसमें एक्सकैवेशन के दौरान 44 स्केलेटन्स मिले थे। इन स्केलेटन की पोजीशनिंग को ऑब्जर्व करने के बाद एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इन लोगों की मौत किसी इंस्टेंट और वायलेंट इवेंट में हुई होगी। कुछ एरियाज में हाई लेवल ऑफ रेडिएशंस भी डिटेक्ट किए गए, एंड ब्रिटिश इंडियन रिसर्चर डेविड डेवेनपोर्ट ने एक 50 यार्ड का एपिसेंटर भी नोटिस किया। एंड स्ट्रेंज बात है कि यहाँ पर सारे ही ऑब्जेक्ट फोकस्ड एंड विट्रीफाइड थे, यानी रॉक्स 1500 डिग्री सेल्सियस से ग्लास जैसे बन गए थे। मतलब मेरा तो ये जानने के बाद ही दिमाग हिल रहा है कि कितने एडवांस थे हम। और अगर आपका दिमाग अभी तक नहीं हिला है तो अब आते हैं सेकंड चैप्टर पर, यानी साइंस इन एंशिएंट स्क्रिप्चर्स। यहाँ हम उन टेक्स्ट्स की बात करेंगे जिसको हम आज तक माइथोलॉजी समझते हुए आए हैं। देखो, अक्सर लोग रामायण और महाभारत को एक रिलीजियस कहानी के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर इनमें लिखी हुई चीजों को डिटेल से पढ़ा जाए तो ऐसा लगता है जैसे ये एक मेटाफर है किसी लॉस्ट एडवांस नॉलेज का। कैसे? पुष्पक विमान को देख लो। रामायण में सिर्फ पुष्पक विमान का मेंशन ही नहीं है, बल्कि उसकी डिटेलिंग इस तरीके से की गई है मानो उसके पीछे एक साइंटिफिक एविडेंस हो। जैसे सीट्स की अरेंजमेंट्स, ड्राइवर, उड़ान की कंट्रोल एंड एयरक्राफ्ट की स्पीड भी डिफाइंड है, और ये सब कुछ मिलकर एक वेल स्ट्रक्चर्ड व्हीकल जैसा लगता है। इनफैक्ट कुछ संस्कृत श्लोकों में तो विमान के कुछ मल्टी लेवल डिजाइन प्रेजेंट है, एंड इनविजिबिलिटी जैसे फीचर्स का भी जिक्र किया गया है, यानी गायब हो जाने वाला फीचर। दूसरा बात करते हैं महाभारत के ब्रह्मास्त्र की। ब्रह्मास्त्र को डिस्क्राइब करते हुए क्लियरली वहां पर मेंशन है कि इसको जब यूज किया गया तो वहां पर ना पौधा बचा, ना कोई जीव, जमीन बंजर हो गई, पानी पीने लायक नहीं बचा, और लोगों के शरीर गल गए। और ये सारे सिम्टम्स अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो न्यूक्लियर वेपन को यूज करने के बाद दिखते हैं। कुछ लोग तो इसे हिरोशिमा एंड नागासाकी के आफ्टरमैथ से भी कंपेयर करते हैं। उसके बाद आती है मेरी पर्सनल फेवरेट, महाभारत में संजय की रिमोट व्यूइंग टेक्नोलॉजी, यानी कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड में फिजिकली न जाकर पूरे बैटल का रियल टाइम नरेशन। कुछ लोग इसे टेलीपैथी कहते हैं, कुछ लोग इसे थर्ड आई एक्टिवेशन कहते हैं, और कुछ लोग इसे साइकिक टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, जिसका ज्ञान शायद हमने खो दिया। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, रशिया एंड यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 1970 से लेकर 1980 तक रिमोट व्यूइंग एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सब कुछ इंडिया में पहले से एग्जिस्ट करता था? पर अगर हम सच में इतने एडवांस थे तो हम इतने पीछे कैसे रह गए? कहाँ गई ये सारी टेक्नोलॉजी? देखो, अब इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है, इसलिए अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके फीड में आए और हमारी भी वीडियो को आप जैसे और बुद्धिमान लोगों तक पहुंचने में हेल्प मिले। अब आते हैं इस वीडियो
के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, चैप्टर 3 पे, यानी द लॉस्ट टेक्नोलॉजी। देखो इतनी सारी नॉलेज होने के बाद, इतने सारे प्रूफ्स होने के बाद भी हम आज इतने पीछे क्यों हैं, उसका एग्जांपल सिंपल है लेकिन लेयर्ड है। इसको 4 सिंपल स्टेप्स में समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें से सबसे पहला है रिपीटेटिव इन्वेजन्स। देखो 1800 से लेकर 1500 BCE में इंडिया पर लगातार इन्वेजन्स हुए। सबसे पहले ग्रीक आए, फिर सिंथियंस, फिर हंस और उसके बाद इस्लामिक इन्वेजन्स। और इन सारे ही इन्वेजन्स में इंडिया में बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हुआ, लाइब्रेरीज जलाई गई, स्कॉलर्स को मारा गया और एक थ्राइविंग साइंटिफिक कल्चर को ब्रूट फोर्स से रोक दिया गया। सबसे आसान एग्जाम्पल नालंदा यूनिवर्सिटी ही देख लो। 5th सेंचुरी में एस्टेब्लिश्ड ये यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पहली इंटरनेशनल रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, जहाँ चाइना, कोरिया, तिब्बत एंड इवन मिडिल ईस्ट से भी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ 9 मिलियन से ज्यादा हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स थे। अनफॉर्चुनेटली जिसे बख्तियार खिलजी ने 12th सेंचुरी में जला दिया। कहते हैं वो लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि वो महीनों तक जल रही थी। अब आते हैं दूसरे रीजन पे, जो है नॉलेज ट्रांसफर इंटरप्टेड। देखो जब इंस्टीट्यूशन बर्बाद किए जाते हैं तो सिर्फ इमारतें ही नहीं गिरती, आइडियाज भी खत्म किए जाते हैं। देखो एंशिएंट इंडिया का नॉलेज ओरल ट्रेडिशन एंड गुरुकुल सिस्टम पर बेस्ड था। तो जब टीचर एंड स्टूडेंट की चेन तोड़ दी गई तो साइंटिफिक कंटिन्यूटी का रास्ता भी बंद हो गया। ना कोई रिसर्च पब्लिश होती थी, ना किसी चीज को कोडिफाई किया जाता था, और जो भी कुछ लिखा था वो इन्वेजन में या तो छुपा दिया गया या तो जला दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट और तीसरा रीजन कॉलोनियल पीरियड। देखो जब ब्रिटिशर्स आए ना तो उन्होंने अपना खुद का एक सिस्टम निकाला और उस सिस्टम में हमें इंफीरियर दिखाया। अब मैकॉले को ही देख लो, उसने 1835 में मिनट ऑफ एजुकेशन में एक चीज क्लियर लिखी थी, इंडियंस को एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम दो जिससे वो अपने कल्चर को ही बैकवर्ड समझने लगे। और पता है ये एक साइकोलॉजिकल कॉलोनाइजेशन था। यहाँ पर हमारे एंशिएंट टेक्स्ट को माइथोलॉजी कहकर साइड में रख दिया गया। और जब इंडियंस ने ब्रिटिश टेक्स्ट बुक्स को उठाया तो उसमें क्लियरली भारत को एक पुअर, डर्टी एंड एक्सोटिक कंट्री जैसा दिखाया गया। और इसी का रीजन है कि हम अपने ही कल्चर पे धीरे धीरे शेम फील करने लगे, क्योंकि प्राउड वाली सारी चीजें ही हटा दी गई, जला दी गई। वहीं दूसरे के कल्चर्स को हमें इस तरीके से दिखाया गया कि मानो उनका कल्चर बेस्ट था, प्राउड करना चाहिए उन पर। और इसका एक और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है 4th, यानी रिलीजन एंड साइंटिफिक कॉन्फ्लिक्ट। देखो यूरोप जब रेनेसेंस से गुजरा तो उन्होंने साइंस एंड रिलीजन को सेपरेट कर दिया, जिससे लॉजिकल रीजनिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन ग्रो हुआ। लेकिन इंडिया में साइंस और स्पिरिचुअलिटी काफी हद तक इंटरकनेक्टेड हुआ करती थी, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं था, लेकिन इसको बस पूजा पाठ तक लिमिट कर दिया गया। और आज भी लोग वैदिक साइंस को एक्सप्लोर करने से डरते हैं, क्योंकि उसमें मॉडर्न साइंस का वैलिडेशन ही नहीं मिलता, और नए लोग तो एक्सप्लोर करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत बुरी चीजें बिठा दी गई हैं। ओके गाइस, तो हमने इस इंटरेस्टिंग वीडियो में ये जान लिया कि हमारे पास क्या टेक्नोलॉजीज थी, उसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस क्या था और कैसे वो धीरे धीरे कर लुप्त हो गई। अब आते हैं इस वीडियो को एंड करने से पहले इस वीडियो के कंक्लूजन पर। सोचिए, जिस देश ने इस दुनिया को सर्जरी, जीरो एंड सोलर मैप्स दिए, आज वही देश टेक्नोलॉजी की ग्लोबल रेस में कंज्यूमर बन चुका है, इनोवेटर नहीं। आज हम रॉकेट्स बनाते हैं, लेकिन कभी शायद हमारे पास पुष्पक विमान हुआ करता था। आज हम AI से प्रेडिक्शंस करवाते हैं, लेकिन शायद कभी हम थर्ड आई से देख चुके हैं। अब कुछ लोग हो सकता है इसको कहें कि ये कुछ कहानियां हैं जिसे हम भूल गए हैं, लेकिन काफी हद तक अगर हम ये कहें तो ये गलत नहीं होगा कि हमने अपना पुराना एंशिएंट साइंटिफिक माइंडसेट भी खो दिया है। लेकिन अगर हम अपने भारत के फ्यूचर को जीतना चाहते हैं तो हमें अपने पास्ट को भी समझना होगा, क्योंकि कई बार फ्यूचर के बिगेस्ट ब्रेक थ्रूज पास्ट के फॉरगॉटन पेजेस में छुपे होते हैं। आज की सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं तक थी एंड आई होप आपको मजा आया होगा। मुझे तो इस वीडियो को बनाने में ही इतनी इन्फॉर्मेशन मिली, आप तो इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको और मजा आया होगा। और मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखी है तो कमेंट करके जरूर जाना लॉस्ट साइंस, ताकि मुझे पता चले कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है। एंड भारत की इस एंशिएंट नॉलेज को शेयर करने में मेरी मदद करो। इस वीडियो को अपने सारे ही दोस्तों के साथ एंड फैमिली मेंबर्स के ग्रुप्स में शेयर जरूर करना। बाकी ऐसी और सुपर इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है, और अगर आप भी चाहते हो कि हम अपने भारत को सिर्फ मॉडर्न तरीके से नहीं, इतिहास के नजरिए से भी देखें, तो ऐसे टॉपिक्स मैं और कवर करूंगा। उसके लिए आप कमेंट में जाकर हिस्ट्री जरूर लिख देना। बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियोस के लिए। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपके पास अगर कोई सजेशन है नेक्स्ट वीडियो के लिए तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इस वीडियो का सजेशन भी आप में से किसी ने दिया था हमारी किसी वीडियो में, जिसको हमने पिक किया। अगले वीक हम एक सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको स्मॉल बिट्स में लर्निंग लेनी है तो हमारे शॉर्ट्स को जरूर चेकआउट करना। वो शॉर्ट्स भले ही 1 मिनट के होते हैं, लेकिन उसके अंदर इन्फॉर्मेशन फुल तरीके से पैक्ड है। बाकी वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।